ये कहानी है उस नौजवान की जिसने अपनी कलम से नहीं बल्कि अपने खून से इतिहास लिखा। वो सिर्फ 23 साल का नौजवान था, लेकिन उसके विचारों ने पूरे भारत में क्रांति की चिंगारी जला दी। उसकी मुस्कान ने फांसी के फंदे को भी चुनौती दी। एक ऐसा नौजवान जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद आज भी हर गली हर चौराहे पर गूंजते हैं। भारत उसे शहीद ए आजम कहता है और दुनिया उसे जानती है भगत सिंह के नाम से। आज हम सुनेंगे भगत सिंह की पूरी कहानी, जीवन के अंत तक की, और अंग्रेजों की नींद हराम करने वाले भगत सिंह क्यों असेंबली बम फेंक के खुद गिरफ्तार हो गए और क्यों उनकी फांसी रुकवाई नहीं गई। तभी तो बड़े बड़े नेता भी थे। तो ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं उस क्रांतिकारी की पूरी गाथा जिसने हमें सिखाया कि आजादी सिर्फ जंजीरों को तोड़ने का नाम नहीं, बल्कि अन्याय और शोषण से लड़ने का हौसला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद लिख देना। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान का हिस्सा, के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह, दादा अर्जुन सिंह और चाचा अजीत सिंह सभी अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी भगत सिंह एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां हर दीवार हर आंगन देशभक्ति की कहानियां सुनाता था। कहते हैं जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल से रिहा होकर घर लौटे। गांव वालों ने इसे शुभ संकेत माना, मानो ये बच्चा एक दिन भारत की तकदीर बदलने वाला हो। बचपन से ही भगत सिंह असाधारण थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वहीं वो खिलौना बंदूक और तलवारें मांगते। खेतों में मिट्टी से खेलते हुए अक्सर कहते, ये मिट्टी मेरी माँ है और एक दिन मैं इसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराऊंगा। उनकी शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई, लेकिन उनका दिमाग किताबों में भी उतना ही तेज था जितना कल्पनाओं में। इतिहास और वीरों की कहानियां पढ़कर वे उत्साहित हो जाते। रोज अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में आजादी का नाटक रचते। कभी खुद सैनिक बनते, कभी नेता और कभी फांसी पर चढ़ते हुए शहीद। लेकिन 1919 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उनके जीवन में एक घटना ने आग भर दी। वो घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निर्दोष लोग अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। भगत सिंह अगले ही दिन अमृतसर पहुंचे। उन्होंने उस बाघ की खून से सनी मिट्टी अपनी बोतल में भरी और प्रण किया, मैं इस मिट्टी का बदला जरूर लूंगा। वो बोतल उनके लिए पूजा की वस्तु बन गई। कहा जाता है कि वह मिट्टी उन्होंने जीवन भर अपने पास रखी। यह मिट्टी उन्हें हर रोज उनके संकल्प की याद दिलाती रही। धीरे धीरे उनके विचार और भी प्रखर होते गए। परिवार चाहता था कि वह खेतीबाड़ी संभाले, लेकिन भगत सिंह का दिल खेतों की मेड़ों से कहीं आगे था। उनकी आंखों में केवल एक सपना था, आजाद भारत। यही वजह थी कि किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने साफ कह दिया कि उनका जीवन केवल और केवल मातृभूमि को समर्पित होगा। और इस प्रकार छोटे से गांव का यह बालक धीरे धीरे क्रांति की राह पर बढ़ चला। इतिहास, राजनीति, समाजवाद और क्रांति पर लिखी किताबें उन्हें बेहद आकर्षित करती। कहते हैं जब उनके साथी खेलकूद में व्यस्त रहते तो भगत सिंह किताबों की दुनिया में खोए रहते। उनकी पसंदीदा जगह थी लाहौर पब्लिक लाइब्रेरी, जहां वे घंटों बैठकर पढ़ते। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह बेहद निराश हुए। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से अंग्रेजों को हराना संभव नहीं होगा। यहां से उनके मन में क्रांतिकारी मार्ग चुनने का संकल्प और गहरा हो गया। उनकी सोच पर दो बड़ी घटनाओं का असर रहा। एक जालियांवाला बाग का नरसंहार और दूसरी लाला लाजपत राय की मौत। इन घटनाओं ने उन्हें यकीन दिला दिया कि अंग्रेजों से आजादी केवल भाषणों से नहीं बल्कि कठोर संघर्ष से मिलेगी। भगत सिंह का जीवन एक विद्यार्थी से एक विचारक में बदल रहा था। वे सिर्फ क्रांति के सपने देखने वाले नौजवान नहीं थे, बल्कि एक गंभीर चिंतक भी थे जो मानते थे क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। उनकी शिक्षा ने उन्हें वही विचार दिए
और वही विचार आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेताओं में से एक बना गए। साल था 1928। अंग्रेज सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा, लेकिन उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश इस अपमान से उबल पड़ा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग पंजाब केसरी कहते थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने क्रूरता की हद पार कर दी। पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा गया। भीड़ चिल्लाती रही, साइमन गो बैक, लेकिन अंग्रेजों की लाठियां लगातार बरसती रहीं। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय ने अपनी चोटों के कारण अंतिम सांस ली। उन्होंने जाते जाते कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत पर कील साबित होगी। यह घटना भगत सिंह के दिल में तूफान बनकर उठी। उन्होंने प्रण लिया, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर योजना बनाई। लक्ष्य था पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट। 17 दिसंबर 1928 की शाम लाहौर की सड़कों पर घात लगाकर बैठे थे ये 3 क्रांतिकारी। जैसे ही अधिकारी निकला, राजगुरु ने एक गोली चलाई। फिर भगत सिंह ने भी ट्रिगर दबाया, लेकिन गलती से वह स्कॉट नहीं बल्कि एक और अधिकारी जेपी सॉन्डर्स था। सॉन्डर्स मौके पर ही ढेर हो गया। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु तेजी से भाग निकले। चंद्रशेखर आजाद ने उनका पीछा कर रही पुलिस पर गोली चलाकर उन्हें बचा लिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हर तरफ चर्चा थी, युवाओं ने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला ले लिया है। अब भगत सिंह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके थे और आजादी के लिए लड़ने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत। लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के बाद भगत सिंह का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। हर युवा उन्हें अपना आदर्श मानने लगा। लेकिन भगत सिंह का मकसद केवल बदला लेना नहीं था। उनकी सोच कहीं और बड़ी थी। वो चाहते थे कि भारतीय जनता, खासकर नौजवान, अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन समस्या यह थी कि जनता के बड़े हिस्से तक उनकी बात पहुंच ही नहीं पा रही थी। अंग्रेज सरकार उनकी आवाज को दबा रही थी। इसी बीच साल 1929 में अंग्रेजी सरकार केंद्रीय असेंबली में 2 नए कानून लाने वाली थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। इनका मतलब था भारतीयों की स्वतंत्रता को और कुचलना। भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा, अगर हमें जनता तक अपनी बात पहुंचानी है तो यह असेंबली सबसे बड़ा मंच है। यहां ऐसा कुछ करना होगा जिससे अंग्रेज भी चौंक जाए और भारतीय भी जाग जाए। योजना बनी, असेंबली में बम फेंका जाएगा, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं होगा। यह केवल आवाज उठाने का प्रतीक होगा। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बाकी क्रांतिकारी भी चाहते थे कि भगत सिंह सुरक्षित रहें, क्योंकि वे संगठन की आत्मा थे। लेकिन भगत सिंह ने खुद कहा, क्रांति को आवाज चाहिए, और अगर इसके लिए मुझे गिरफ्तारी भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का केंद्रीय असेंबली हॉल। अंदर अंग्रेज अधिकारी और सदस्य जमा थे। वहां माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे थे 2 नौजवान, शांत, गंभीर और आंखों में ज्वाला लिए हुए। ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जैसे ही बिल पर चर्चा शुरू हुई, अचानक हॉल गूंज उठा। धमाका, बम फटा, धुआं छा गया, कागज और फाइलें उड़ गईं। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। लेकिन उस हलचल के बीच गूंज उठी 2 आवाजें, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये आवाजें पूरे हॉल में, पूरे शहर में और फिर पूरे भारत में गूंज गईं। अब सवाल था, क्या ये क्रांतिकारी भाग जाएंगे? पर नहीं, भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े रहे। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। उनकी जेब से पर्चे बरामद हुए। उन पर्चों में लिखा था, हम बहरों को सुनाने आए हैं। अगर हमारी आवाज गूंजती नहीं तो हमें धमाके करने पड़ते हैं। ये पर्चे जनता के बीच वितरित किए गए। लोग हैरान थे, इतनी बहादुरी, इतनी निडरता। अखबारों ने लिखा, दिल्ली असेंबली का बम भारत की राजनीति की नींव हिला गया। भगत सिंह जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है। अब अंग्रेज उन्हें
देशद्रोही घोषित करेंगे, उन्हें फांसी तक की सजा मिल सकती है। लेकिन उनके लिए यह बलिदान भी छोटा था। उनकी अदालत में मौजूदगी ही क्रांति का सबसे बड़ा मंच बन गई। वे जजों के सामने भी डटकर बोले। उन्होंने साफ कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। असेंबली बम कांड केवल एक धमाका नहीं था, यह एक प्रतीक था, एक संदेश था कि भारत के युवा अब जाग चुके हैं। वे आजादी के लिए हर बलिदान देने को तैयार हैं। उस दिन से भगत सिंह केवल एक नाम नहीं रहे, बल्कि एक विचार बन गए, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर पूरे भारत को आजादी की ज्वाला में बदलने वाली थी। असेंबली बमकांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार को लगा था कि जेल में डालकर वे इन युवाओं की हिम्मत तोड़ देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जेल की कठोर परिस्थितियां भी भगत सिंह के हौसले को झुका नहीं सकी, बल्कि जेल उनके लिए संघर्ष का नया मोर्चा बन गई। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों से कहीं ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। उनकी रोटी खराब होती, कपड़े गंदे, कोई अखबार, कोई किताब उन्हें नहीं दी जाती, जबकि अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती। भगत सिंह ने साफ कहा, हम राजद्रोही नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी हैं और हमें वही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन बीतते गए, एक एक कर कैदियों की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उनके होठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। इस भूख हड़ताल ने पूरे भारत को झकझोर दिया। जेल की चारदीवारी से निकली यह लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बन गई। हर गली, हर मोहल्ले में लोग भगत सिंह की चर्चा करने लगे। कई कैदियों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे मौत के करीब पहुंच गए। उनमें से एक साथी जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। उनकी शहादत से पूरा देश गुस्से और शोक से भर गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह एक ही आवाज थी, जतिन दास अमर रहे, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन सोचिए, क्या इन युवा क्रांतिकारियों ने इतनी कठिनाई, इतना कष्ट क्यों सहा? क्योंकि वे सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। वे उन लाखों भारतीयों की आवाज थे जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। उनकी भूख हड़ताल ने साबित कर दिया कि यह लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि आत्मबल की भी है। जेल की अंधेरी कोठरी में, कमजोर होते शरीर में और भूख से सूखे होठों में भी भगत सिंह के विचार और भी प्रखर हो गए। उन्होंने लिखा, उन्होंने सोचा और उन्होंने देश को यह संदेश दिया, ताकतवर लोग ही इतिहास बदलते हैं, लेकिन असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि विचारों में होती है। साल था 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने याचिकाएं डाली, बड़े बड़े नेताओं ने अपील की, लेकिन अंग्रेज सरकार जिद पर अड़ी रही। भगत सिंह जानते थे कि अब उनकी जिंदगी के दिन गिने चुने हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भय की झलक नहीं दिखी, बल्कि वो और भी शांत और भी दृढ़ हो गए। जेल में रहते हुए उन्होंने कई किताबें पढ़ी, लेख और पत्र लिखे। उनकी सोच अब केवल क्रांति तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नए समाज, एक नए भारत की कल्पना करने लगी थी। उन्होंने लिखा था, मैं मरने से पहले आजाद भारत को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बलिदान लाखों को प्रेरित करेगा। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल, शाम का समय। अंग्रेज सरकार को डर था कि यदि फांसी सुबह दी गई तो जेल के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि फांसी निर्धारित समय से 11 घंटे पहले शाम को ही दी जाएगी। उस दिन जेल की दीवारों के बाहर हजारों लोग जमा थे, हर कोई इस आशा में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद उनके नायक बच जाए। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु को गले लगाया। तीनों ने हंसते हुए कहा, हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। जेलर ने कहा, अब समय हो गया है। भगत सिंह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रुको, पहले मैं अपनी पसंदीदा किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ लूं। उन्होंने किताब बंद की और बड़े गर्व से कहा, चलो अब चलते हैं। तीनों फांसी की ओर बढ़े और गूंज उठा,
नारा इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वो 23 मार्च की रात ठीक 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जेल के बाहर खड़े लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उनके शवों को गुपचुप तरीके से बाहर ले जाया गया तो भीड़ फूट फूट कर रो पड़ी। लोगों ने लकड़ियां चुरा लीं ताकि वे उन्हें स्मृति के तौर पर संभाल सकें। उस रात सिर्फ 3 नौजवान शहीद नहीं हुए, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जल उठी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बन गया। लोग कहते थे, अंग्रेजों ने 3 शरीरों को फांसी दी है, लेकिन 3 विचारों को अमर कर दिया है। और सचमुच आज भी भगत सिंह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचार, एक जुनून और एक प्रेरणा है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनकी सोच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। 23 मार्च 1931 को भारत ने अपने 3 लाल खो दिए, लेकिन उसी दिन आजादी की लड़ाई को वो चिंगारी मिल गई जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया और इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन उनका बलिदान यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनकी शहादत ने भारत के हर कोने में आजादी की चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया। गांव हो या शहर, छात्र हो या मजदूर, हर कोई कह रहा था, अगर 23 साल का नौजवान मौत से नहीं डरता तो हम क्यों डरें। भगत सिंह केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। आज भी उनका यही संदेश युवाओं को प्रेरित करता है। साहस से सोचने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने देश के लिए जीने मरने का जज्बा जगाता है। भगत सिंह की विरासत यही है कि आजादी केवल बंदूकों से नहीं मिलती, बल्कि विचारों, साहस और बलिदान से भी मिलती है। उनकी शहादत ने हमें यह सिखाया कि जो इंसान अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। आज भारत आजाद है, लेकिन जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब भी कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, तो उसके दिल की गहराइयों से एक ही नारा गूंजता है, इंकलाब जिंदाबाद। ये कहानी केवल भगत सिंह की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत के वो सपूत हैं जिन्होंने मौत को हंसकर अपनाया और अमरता को पा लिया। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।